तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने फिर शेरबाज की स्टोरी लेके आया हूँ। धरती के लाल। ये एक भयानक रात का अगला भाग है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। उधर सुबह होते ही शेरबाज ने इंस्पेक्टर सन्याल को फ़ोन पर बताया, सन्याल साहब मैं एक बार फिर कर्नल साहब की कोठी का निरीक्षण करना चाहता हूँ। कोई खास बात? हाँ, मुझे उम्मीद है कि वहाँ कोई ऐसा क्ल्यू मौजूद है जो मेरी नज़र में उस वक्त नहीं आया, पर अब मैं उसे ढूंढ ही लूँगा। ओह ठीक है, मैं कुछ ही देर में आपके पास पहुँच रहा हूँ। इतना कह इंस्पेक्टर सन्याल ने संबंध विच्छेद कर दिया। उधर रिसीवर क्रेडिल पर रख शेरबाज सोचने लगा, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो अपराधी का कोई आदमी गेस्ट हाउस के बाहर जरूर मौजूद होगा। मुझे बड़ी सावधानी से काम करना होगा वरना दिलावर की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये हत्यारे कुछ भी कर सकते हैं। तभी गेस्ट हाउस का एक कर्मचारी कमरे में दाखिल हुआ और शेरबाज की सोचों को भंग करता हुआ बोला, साहब इंस्पेक्टर साहब बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह तुम चलो, मैं आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद शेरबाज इंस्पेक्टर सन्याल के साथ जीप में कर्नल शमशेर सिंह की कोठी की ओर जा रहा था। मिस्टर शेरबाज, अचानक आपको यह शक क्यों हुआ कि अपराधी के खिलाफ कोई क्ल्यू कर्नल साहब की कोठी में मौजूद है? मुझे शक नहीं, पूरा विश्वास है इंस्पेक्टर। इस विश्वास की वजह दिलावर का रहस्यमय ढंग से कोठी से गायब हो जाना और वहां किसी अनजान व्यक्ति की हत्या होना इस बात का पक्का सबूत है कि दो विरोधी दलों को किसी खास चीज की तलाश है। और आपको उम्मीद है कि वह खास चीज़ अब भी कर्नल साहब की कोठी में मौजूद है। यू आर राइट इंस्पेक्टर। हुंकारी भरते हुए इंस्पेक्टर सन्याल खामोश हो गया। और फिर शमशेर सिंह की कोठी में पहुंचकर, आप नीचे देखिए मैं ऊपर देखता हूँ। ठीक है। तब शेरबाज इंस्पेक्टर सन्याल को उस हॉलनुमा कक्ष में छोड़ ऊपरी भाग में स्थित एक कक्ष में पहुंच गया। मुझे अपनी तलाश इसी अलमारी से शुरू करनी चाहिए। यह सोच शेरबाज तुरंत अलमारी के निकट पहुंच गया और मास्टर की मदद से अलमारी खोलने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन अलमारी की तलाशी के बावजूद जब शेरबाज को के हाथ कोई लॉकेट नहीं लगा तो वह चिंतित हो उठा। अपराधी का अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। शाही लॉकेट किसी दूसरे कमरे में हो। अभी शेरबाज सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर टंगी एक खोपड़ी पर जा टिकी। यह खोपड़ी तो किसी इंसान की है। कर्नल साहब को इंसानी खोपड़ी यहाँ लगाने की क्या सूझी? यह सोचते हुए शेरबाज खोपड़ी के बिल्कुल निकट पहुँच गया और फिर अरे, खोपड़ी के नीचे यह बटन क्यों? अगले ही पल खट, बटन दबते ही फिर शेरबाज ने समय बर्बाद नहीं किया। खोपड़ी वहीं छोड़कर वह खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो गया और थोड़ी देर के बाद, ओह तो यह है शाही लॉकेट। तत्पश्चात शेरबाज ने आगे बढ़ शीशे के केस से लॉकेट निकाल कर हथेली पर रख लिया। यह लॉकेट कई लाख का होगा, लेकिन कर्नल साहब को यह लॉकेट कहाँ और कैसे मिला? और क्या कर्नल साहब इसी लॉकेट के बारे में मुझसे बात करना चाहते थे? लेकिन क्यों? क्या उन्हें शक हो गया था कि कुछ अज्ञात लोगों को इस कीमती लॉकेट का पता चल चुका है और वे इस लॉकेट को हासिल करने के लिए उनकी हत्या तक कर सकते हैं? आखिर वह अज्ञात हत्यारा कौन है? उसे कर्नल साहब के पास इस लॉकेट की मौजूदगी की जानकारी कैसे हुई? लेकिन बहुत सोचने पर भी शेरबाज अपने सवालों का उत्तर न ढूंढ पाया, अतः लॉकेट को रुमाल में लपेटते लपेटते हुए निर्णय किया, खैर यह सब बाद में देखूंगा, पहले मुझे दिलावर के को हत्यारे के चुंगल से छुड़ाना होगा। फिर लॉकेट को अपनी भीतरी पॉकेट में रख वह वापस पहले वाले कमरे में आ गया। कमरे में पहुंच उसने गुप्त रास्ते को बंद कर दिया और खोपड़ी को यथास्थान रखकर बाहर की ओर चल दिया। जब शेरबाज नीचे हॉल में पहुंचा, कोई सुराग मिला मिस्टर शेरबाज? नहीं, मैंने बेकार ही आपको तकलीफ दी। शेरबाज साफ झूठ बोल गया। इंस्पेक्टर सन्याल शेरबाज के इस झूठ को भांप न सका। इसमें तकलीफ की क्या बात है मिस्टर शेरबाज? यह तो मेरा फर्ज था। आपके सहयोग का बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर। विश्वास रखिए वह हत्यारा बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। मेरा विश्वास अभी कायम है मिस्टर शेरबाज, आइए चलें। इतना कह इंस्पेक्टर बाहर की ओर चल दिया। शेरबाज इंस्पेक्टर के पीछे चलता हुआ बाहर खड़ी जीप में जा बैठा। इंस्पेक्टर सन्याल जीप स्टार्ट करते हुए बोला, आपका क्या ख्याल है, हत्यारा कौन हो सकता है और उसे किस चीज़ की तलाश है? इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है इंस्पेक्टर। काश मृतक मरने से पहले अपना बयान दे देता तो यह मामला काफ़ी हद तक सुलझ जाता। शेरबाज ने कोई जवाब नहीं दिया और इंस्पेक्टर सन्याल खामोशी से जीप ड्राइव करता रहा।
फिर वह शेरबाज को गेस्ट हाउस के सामने ड्रॉप कर थाने की ओर चल दिया। इस आदमी के बारे में जितना सुना व पढ़ा था वैसा अभी तक नज़र तो नहीं आया। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर सन्याल जीप से उतरा ही था कि सर, आपको कमिश्नर साहब ने याद किया है। कमिश्नर साहब ने? इंस्पेक्टर सन्याल चौंका, फिर बिना कुछ बोले वापस जीप में जा बैठा। अगले ही पल उसने जीप बैक की और पुलिस हेडक्वार्टर की ओर चल पड़ा। लगता है आज कमिश्नर साहब की फटकार सुननी पड़ेगी। फिर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर इंस्पेक्टर सन्याल ने धड़कते दिल से कमिश्नर माथुर के कक्ष में कदम रखते हुए उनका अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ऑफिसर, प्लीज बी सीटेड। और जब इंस्पेक्टर सन्याल बैठ गया तो कमिश्नर माथुर गंभीर स्वर में बोले, कर्नल शमशेर सिंह की हत्या की तहकीकात तुम ही कर रहे हो? यस सर, हत्यारे का पता लगाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर इंस्पेक्टर सन्याल केस की पूरी रिपोर्ट देते हुए बोला, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हत्यारे को किसी ऐसी खास चीज़ की तलाश है जो कर्नल साहब की कोठी में मौजूद है। यू आर राइट इंस्पेक्टर, उस खास चीज़ के बारे में बताने के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इतना कह कमिश्नर माथुर ने अपनी टेबल की ड्रॉयर से एक खूबसूरत लॉकेट निकाला और इंस्पेक्टर सन्याल को दिखाते हुए बोले, वह खास चीज़ ऐसी ही बिल्कुल इससे मिलता जुलता जाम्बो द्वीप का शाही लॉकेट है। शाही लॉकेट? लेकिन आप? कमिश्नर माथुर इंस्पेक्टर की बात काटते हुए बोले, मुझे यह लॉकेट व इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गृह मंत्रालय से प्राप्त हुई है। जाम्बो द्वीप के महामंत्री ने शाही लॉकेट और युवराज को सुरक्षित जाम्बो द्वीप पहुंचाने के लिए हमारी सरकार से मदद मांगी है। सूचना के अनुसार शाही लॉकेट कर्नल शमशेर सिंह की कोठी में ही मौजूद है। ओह, तुम कोठी का चप्पा चप्पा छान मारो, हर हालत में तुम्हें शाही लॉकेट ढूंढ निकालना है, क्योंकि अब यह हमारे देश के मान और हमारे डिपार्टमेंट की सम्मान की बात बन गई है। यस सर, मैं अपनी तरफ से कोई कसर बाकी न रखूंगा। कहते हुए इंस्पेक्टर सन्याल तन कर खड़ा हो गया। और इससे पहले कि वह कुछ कहता, कमिश्नर माथुर बोले, एक बात और है, तुम्हें शेरबाज पर कड़ी नज़र रखनी होगी। मैं समझा नहीं सर। तब कमिश्नर ने अपने अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए कहा, तुमने बताया है कि शेरबाज का साथी दिलावर लापता है। हो सकता है वह अपराधी की कैद में हो और अपराधी दिलावर के बेस पर शेरबाज को ब्लैकमेल कर रहा हो, लेकिन शेरबाज को ब्लैकमेल कर अपराधी क्या हासिल कर सकता है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, शेरबाज जैसा आदमी अपने साथी के लापता होने के बाद यूं खामोश नहीं बैठा रह सकता। शेरबाज के दोबारा कोठी जाने के पीछे एक ही मकसद हो सकता है। क्या आप यह कहना चाहते हैं सर कि शेरबाज शाही लॉकेट की तलाश में वहाँ गया था? बेशक। हो यह भी सकता है कि शाही लॉकेट उसे मिल गया हो और उसने इस बात को तुमसे इसलिए छुपाया रखा हो ताकि वह अपने साथी को अपराधी के चुंगल से छुड़ा सके। वो शेरबाज जैसा बहादुर और देश प्रेमी कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेगा, यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था सर। शेरबाज की शख्सियत का गलत अंदाज़ा लगाने की कोशिश मत करो ऑफिसर, बस इतना समझ लो कि इस मामले में हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं समझ गया सर। अगर इजाज़त हो तो शाही लॉकेट का यह नमूना मैं ले जाऊं? मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी सिर्फ तुम तक ही सीमित रहनी चाहिए। यस सर। इजाज़त मिलते ही इंस्पेक्टर सन्याल ने नकली लॉकेट उठाकर अपनी जेब में रख लिया और कमिश्नर साहब से विदा ले कक्ष से बाहर निकल आया। शायद कमिश्नर साहब ने ठीक ही कहा है, शेरबाज की खामोशी मुझे भी बड़ी अजीब लगी थी। उधर जैसे ही 48 घंटे पूरे हुए, टेलीफोन की घंटी कर्कश स्वर में चीख उठी, किर किर किर। ओह, आखिरकार इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। शेरबाज राहत की सांस लेता हुआ उठकर फोन की तरफ बढ़ गया और फिर, हेलो, शेरबाज स्पीकिंग। तुम्हें दिया गया समय खत्म हो चुका है, शाही लॉकेट मेरे पास है। शेरबाज के शब्द सुन सकाल के होठों पर मुस्कुराहट नाच उठी। गुड, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद थी। बेकार की बातें छोड़ो और यह बताओ, लॉकेट लेकर मुझे कहाँ पहुँचना होगा? फिलहाल तुम होटल ग्रैंड के कमरा नंबर 309 में जाकर ठहरो, पर याद रखो किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मेरे आदमी तुमसे वहीं संपर्क स्थापित करेंगे, ठीक है? पर याद रखना, अगर हमें जरा भी शक हुआ कि तुमने पुलिस की मदद ली है तो तुम अपने साथी की जान से हाथ धो बैठोगे। चेतावनी देते हुए सकाल ने संबंध विच्छेद कर दिया। उधर शेरबाज रिसीवर क्रेडिल पर पटकते हुए बुदबुदा उठा, एक बार तुम सामने आ जाओ कमीने, फिर तुम्हें पता लगेगा कि शेरबाज से टकराने का अंजाम क्या होता है। तभी, वेल डन एंड वेल सेड मिस्टर शेरबाज, आप
हमारा शक ठीक ही निकला। कैसा शक? बनाने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर शेरबाज। फोन पर हुई आपकी बातचीत का एक एक शब्द टेप हो चुका है। लाइए वह शाही लॉकेट मेरे हवाले कर दीजिए। अगर मैंने लॉकेट इंस्पेक्टर को दे दिया तो अपराधी न केवल मेरी पहुंच से दूर हो जाएंगे बल्कि दिलावर की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। जैसे भी हो इस इंस्पेक्टर को चकमा देकर मुझे फरार होना पड़ेगा। शेरबाज को सोच में डूबा देख इंस्पेक्टर सन्याल बोला, क्या सोच रहे हो मिस्टर शेरबाज? आप मुझे चकमा देकर जाने की सोच रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बाहर खड़े मेरे आदमियों को बस मेरे इशारे का इंतजार है। इंस्पेक्टर सन्याल, मैं वादा करता हूं कि दिलावर को अपराधी की कैद से छुड़ाने के बाद वह लॉकेट मैं आपके हवाले कर दूंगा। विवश हो शेरबाज ने अपना इरादा इंस्पेक्टर पर जाहिर कर दिया। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन शाही लॉकेट के महत्व को देखते हुए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और मैं दिलावर की जान के बदले कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूं। दिलावर को बचाने के लिए मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। वो कैसे? मेरे दिमाग में एक योजना आई है। तब इंस्पेक्टर सन्याल अपनी जेब से नकली लॉकेट निकालकर शेरबाज को दिखाता हुआ बोला, यह हूबहू असली लॉकेट जैसा है। अपराधी को चकमा देने के लिए आप इसे अपने पास रख सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने मेरी परेशानी हल कर दी। फिर नकली लॉकेट अपनी जेब के हवाले कर असली लॉकेट इंस्पेक्टर के सुपुर्द करते हुए शेरबाज गंभीर स्वर में बोला, मुझे शक है कि अपराधी का कोई आदमी मेरी निगरानी जरूर कर रहा होगा। उसे संदेह न हो इसलिए मैं आपको एक तकलीफ और देना चाहता हूँ। कैसी तकलीफ मिस्टर शेरबाज? तभी शेरबाज का एक हाथ हवा में लहराया और अगले ही पल, मुझे माफ़ करना इंस्पेक्टर, मैं मजबूर था। बुदबुदाते हुए शेरबाज तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद फिर जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, टैक्सी शेरबाज के निकट आकर रुक गई। शेरबाज टैक्सी की पिछली सीट पर बैठकर बोला, ग्रैंड होटल चलो। जी। अगले ही पल टैक्सी द्रुत गति से दौड़ पड़ी। उधर दिलावर एक अंधेरी कोठरी में बैठा अपनी रिहाई का उपाय सोच रहा था कि तभी, लो खाना खा लो। जैसे ही दिलावर ने थाली पकड़ी, चौकोर खाना फिर बंद हो गया। कमबख्त, कुछ करने का मौका भी तो नहीं देते। दिलावर मन ही मन झुंझला उठा। ठीक उसी समय दिलावर के मस्तिष्क में एक विचार बिजली की तरह कौंध गया। दूसरे ही पल, हाय मर गया मेरा पेट, मेरा पेट। और फिर दिलावर फर्श पर गिरकर तड़पने लगा, हाय हाय मेरा पेट। तभी उसका शोर सुन, क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है पेट में, कुछ करो भाई। घबराओ नहीं, मैं अभी चीफ को खबर करता हूँ। इतना कह स्यापोस वापसी के लिए पलट पड़ा। तभी दिलावर का शरीर किसी रबड़ के गुड्डे की तरह उछला और पलक झपकते ही स्यापोस उसकी गिरफ्त में था। खबरदार, शोर मचाने की कोशिश की तो गर्दन तोड़ डालूंगा। बेवकूफ़ी मत करो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। दिलावर ने स्यापोस की चेतावनी की परवाह नहीं की और कड़ाक प्रहार होते ही स्यापोस बेहोश हो दिलावर की बाहों में झूल गया। फिर बेहोश स्याहपोश को फर्श पर पटक उसका स्याह लाबादा पहन दिलावर गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए कोठरी से बाहर निकल आया। यहाँ तो कोई नहीं है। रास्ता साफ देख दिलावर ने कोठरी का द्वार बंद किया और स्थिर कदमों से एक और चल दिया। अब मैं इन लोगों के बीच रहकर पहले यह पता लगाऊंगा कि ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। उधर ग्रैंड होटल के कमरा नंबर 309 में शेरबाज अपराधी के आदमियों के पहुंचने की राह देखते हुए आधे घंटे से बोर हो रहा था कि तभी ठक 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 ठक, शायद वे लोग आ पहुंचे हैं। शेरबाज तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ गया, लेकिन दरवाजा खोलते ही, खबरदार चुपचाप अंदर चलो। ओह! शेरबाज मन ही मन चौंका, पर कुछ सोच उसने आदेश का पालन करना उचित ही समझा। शेरबाज के अंदर जाते ही टैक्सी चालक ने द्वार बंद कर लिया। तब रिवाल्वरधारी सर्द स्वर में बोला, तो तुम ही शेरबाज हो। कर्नल साहब तुम्हारी मार्फत ही शाही लॉकेट और युवराज को हम तक पहुंचाना चाहते थे। कौन हो तुम? मैं जाम्बोद्वीप के महामंत्री तोजा का पुत्र थोमा हूँ। मुझे शाही लॉकेट और युवराज को सुरक्षित स्वदेश पहुँचाने का दायित्व सौंपा गया है। यद्यपि इस दायित्व को पूरा करने के लिए हमने तुम्हारे देश की सरकार से भी मदद मांगी है। तो फिर इस हरकत का मतलब? अगर तुम गेस्ट हाउस से फरार ना होते तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओह, तो तुम्हारा आदमी मेरी निगरानी कर रहा था। हाँ, हमारे 2 आदमी पहले शाही लॉकेट प्राप्त करने यहाँ आए थे, लेकिन एक की हत्या हो गई। ओह, तो वह अज्ञात मृतक महामंत्री तोजा का आदमी था। इसका मतलब उसका हत्यारा जाम्बोद्वीप का हितैषी नहीं है।
शेरबाज का मस्तिष्क सक्रिय हो उठा, लेकिन शेरबाज को की सोचों से बेखबर थोमा आगे बोला, दूसरा यह है जो कोठी की निगरानी कर रहा था। दूसरी बार जब तुम कोठी में आए तो यह गुप्त रास्ते से कोठी में दाखिल हुआ और उस कमरे तक पहुंच गया जहां तुम शाही लॉकेट की तलाश में जुटे थे। ओह, तो यह जानने के बाद कि शाही लॉकेट मुझे मिल गया है, यह मेरी निगरानी करने लगा। हाँ, हमने इसे यही आदेश दिया था, क्योंकि हमें विश्वास था कि तुम शाही लॉकेट पुलिस को सौंप दोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। न- नहीं, मैं वह लॉकेट तुम्हें दूंगा। न ही मैं वह लॉकेट तुम्हें दूंगा। तो फिर मजबूरन हमें तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। हम कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहते। मरने के लिए तैयार हो जाओ शेरबाज। लेकिन इससे पहले कि थोमा शेरबाज को गोली का निशाना बनाता, थोमा चौंक कर पलटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। खतरे का आभास होते ही शेरबाज छलांग लगाकर दीवार की ओट में पहुंच गया। और फिर अब तुम लोग अपने रिवॉल्वर फेंक दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। समय बर्बाद मत करो मिस्टर शेरबाज। अगर तुम्हें अपने साथी की जान प्यारी है तो फौरन हमारे साथ चलो। विदेशियों की चेतावनी सुन। ओह, तो ये तो वही लोग हैं जिन्होंने दिलावर को कैद कर रखा है। अगले ही पल शेरबाज उनके साथ चलने को तैयार हो गया और वे विदेशी उसे कार में बैठाकर अपने अड्डे पर ले गए। तुम आ गए शेरबाज, लाओ वह लॉकेट हमारे हवाले कर दो। पहले तुम अपना वादा पूरा करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कह सकाल ने अपने अंगरक्षकों को दिलावर को वहाँ लाने का आदेश दिया। लेकिन जल्दी ही बॉस, गजब हो गया, दिलावर कैद से भाग निकला। क्या बकते हो, दिलावर का कैद से भाग निकलना नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करना मुझे आता है सकाल। तुम खादिम को दिलावर ही कहते हैं। हंसते हुए दिलावर ने अपना नकाब उतार फेंका। दिलावर के चेहरे पर नजर पड़ते ही साकाल बौखला उठा। ओह, धोखा। शाबाश दिलावर, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है साकाल। अपने आदमियों से कह दो हथियार फेंक दो। हथियार, परंतु इससे पहले कि साकाल अपना वाक्य पूरा कर पाता, और फिर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है मिस्टर दिलावर। ओह, यह बौना कहाँ से आ गया। तुमने चालाकी तो खूब दिखाई, लेकिन चूक गए। अब हमारी बारी है। फिर बोने चीफ ने सकाल को आदेश दिया, शेरबाज की तलाशी लो सकाल। यस चीफ। सकाल ने तुरंत अपनी चीफ के आदेश का पालन किया। जल्दी ही शेरबाज की भीतरी जेब में रखा लॉकेट उसके हाथ लग गया। चीफ, सही लॉकेट। गुड, अब इन दोनों को बांध कर डाल दो। सकाल ने आनन फानन में शेरबाज और दिलावर को बंधनों में जकड़ दिया। तब बोना चीफ भयानक स्वर में बोला, हमने इस इमारत में टाइम बम फिट कर दिया है जो 10 मिनट बाद फट जाएगा, और इन दोनों की लाशों का पता भी नहीं चलेगा। फिर तो हमें यह जगह फौरन ही छोड़ देनी चाहिए। और फिर बोना चीफ सकाल और दोनों विदेशियों के साथ तुरंत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अब क्या होगा शेरबाज। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। शायद हमारे नसीब में ऐसी बेबसी भरी मौत मरना ही लिखा था। इतना कह शेरबाज खामोश हो गया और वे विवश से खड़े मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन अभी मुश्किल से 5 मिनट गुजरे थे कि इंस्पेक्टर सन्याल को अपने दल सहित धड़धड़ाते हुए हॉल में दाखिल होते देख उनकी आंखों में आशा की ज्योति उभर आई। इंस्पेक्टर सन्याल, आप लोग इस हाल में, लगता है अपराधी भाग निकले हैं। अपराधियों की फिक्र छोड़िए और हमारे बंधन खोलिए। वे कमीने यहाँ टाइम बम फिट कर गए हैं। दिलावर की चेतावनी सुन इंस्पेक्टर सन्याल ने उन दोनों को फौरन बंधन मुक्त कर दिया। फिर वे सभी दौड़ते हुए इमारत से बाहर निकल आए। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि बड़ाम, देखते ही देखते इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। इमारत की तबाही का दृश्य देख इंस्पेक्टर सन्याल रोमांचित स्वर में बोला, ओ माय गॉड, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हम में से कोई भी जिंदा न बचता। सो तो ठीक है, पर आप यहाँ पहुँचे कैसे। तब इंस्पेक्टर सन्याल विस्तार से बताते हुए बोला, मुझे बेहोशी की हालत में देख मेरे असिस्टेंट सिन्हा ने फौरन अपने 2 आदमी ग्रैंड होटल की ओर आवश्यक हिदायत देकर रवाना कर दिए। जब वे ग्रैंड होटल पहुंचे तो उन्होंने आपको कार में 2 आदमियों के साथ बैठते देखा। लगता है ये विदेशी उसी के साथी है जो शेरबाज को ब्लैकमेल कर रहा है। हमें इनका पीछा करना चाहिए। उन्होंने कार का पीछा किया और इस स्थान की सूचना मुझे दी, और आप फौरन अपने दल के साथ यहाँ पहुँच गए। हाँ, लेकिन लगता है अपराधी चकमा देकर पीछे के रास्ते से निकल गए हैं। आप फिक्र क्यों करते हैं, असली लॉकेट तो हमारे कब्जे में है, जो अपराधी को चुंबक की तरह
खींचकर हमारे करीब ले आएगा। वो कैसे? मैं बताता हूँ। इन बदमाशों के बीच रहकर मैं यह जान चुका हूँ कि इन लोगों का संबंध जाम्बोद्वीप के बागियों से है। तब दिलावर शाही लॉकेट और अपराधियों के इरादे के बारे में विस्तार से बताने लगा। जब दिलावर की बात खत्म हुई तो शेरबाज बोला, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। जब उन शैतानों को लॉकेट की असलियत का पता चलेगा तो वे बुरी तरह झुंझला उठेंगे और झुंझलाहट में वे ऐसी गलती करेंगे कि पूरी तरह हमारे जाल में आ फंसेंगे। आपकी योजना क्या है? तब शेरबाज इंस्पेक्टर सन्याल को अपनी योजना समझाने लगा। शेरबाज की योजना सुन इंस्पेक्टर सन्याल की आंखों में अद्भुत चमक उभर आई। उधर जाम्बोद्वीप के राजमहल के नीचे बनी सुरंग में एक स्थान पर बागियों का सरदार बड़ी बारीकी से शाही लॉकेट का मुआयना कर रहा था। अचानक वह दहाड़ उठा, यह क्या उठा लाए बेवकूफ़ो, यह तो नकली है। नकली? हमें तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी ब्रांडो। अब क्या होगा योर एक्सीलेंसी? शेरबाज और उसके साथी को भी हमने खत्म कर दिया है। फिर तो हम जाम्बोद्वीप के राजा कभी नहीं बन पाएंगे। जाम्बोद्वीप की गद्दी पर कोई बैठेगा तो वह तुम ही होगे मेरे बेटे। हम अपनी वर्षों की मेहनत पर इस तरह पानी नहीं फिरने देंगे। लेकिन जे लेकिन जैसे कि खबर मिली है कि युवराज बहुत जल्द यहाँ पहुँच रहा है। अगर युवराज के पास असली शाही लॉकेट हुआ तो भी वह यहाँ का राजा नहीं बन सकेगा। इससे पहले कि वह ताज पहने हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। अगले दिन शाम 4 बजे एक बख्तरबंद वैन जाम्बोद्वीप के राजमहल के सामने आकर रुकी। वैन के रुकते ही युवराज अपने 2 अंगरक्षकों के साथ जैसे ही नीचे उतरे, आइए युवराज, मैं आपका जाम्बोद्वीप के राजमहल में स्वागत करता हूँ। युवराज की जय हो, युवराज अमर रहे। फिर युवराज को आदर सहित राजमहल में ले जाया गया। शेरबाज और दिलावर अपना हुलिया बदले तब तक साये की तरह युवराज के इर्द गिर्द मंडराते रहे जब तक वह योजना वह जब तक वह भोजन इत्यादि से निवृत्त हो सोने के लिए अपने शयन कक्ष में न चला गया। अब तो कुछ नहीं हुआ अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात में जरूर कुछ होगा। होशियार रहना, तुम्हारा कमरा उस तरफ है। चेतावनी देते हुए शेरबाज बाईं ओर के कमरे में घुस गया। तब दिलावर भी अपने कमरे में चला गया। रात काफी बीत चुकी थी। युवराज आंखें मूंदे लेटा हुआ था। अचानक तभी हल्की सी आहट सुन युवराज चौंक उठा। यह कैसी आवाज है? युवराज लेटे लेटे आहट का कारण समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी फर्श से उभरती आकृति को देख वह मन ही मन चौंक उठा। वह लगता है कोई गुप्त मार्ग फर्श से इस कक्ष में पहुंचता है। लेकिन वह अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, परंतु उसे गहरी नींद में समझकर स्याह आकृति ने निकट पहुंचकर जैसे ही खंजर से उस पर हमला किया, उसकी लात चल गई और इससे पहले कि स्याह आकृति संभल पाती, संलग्न कमरे के दरवाजे झटके से खुल गए। और अब कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना, वरना बेमौत मारे जाओगे। ओह! चेतावनी देते हुए दिलावर ने लाइट ऑन कर दी और कमरा तीव्र प्रकाश से नहा उठा। सूचना मिलते ही महामंत्री तोजा अपने वफादार अंगरक्षकों के साथ थोड़ी ही देर में युवराज के कक्ष में पहुंच गए। तब शेरबाज ने सबके सामने नकाबपोश की नकाब उलट दी। चेहरे पर नजर पड़ते ही महामंत्री तोजा गरज उठे, सेनापति जयकाल! जी हाँ, यही है वह गद्दार जो इस देश की सत्ता हथियाने के लिए वर्षों से साजिश रच रहा था, लेकिन आज इसे इसकी बेवकूफ़ी ले ही डूबी। तभी युवराज मुस्कुरा कर बोला, मूर्ख सेनापति, मैं युवराज नहीं, युवराज का भारतीय मित्र विशाल हूँ। मेरी हत्या करके भी तुम युवराज की हस्ती न मिटा पाते। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? यह ठीक कह रहा है महामंत्री जी। युवराज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही हमें यह योजना बनानी पड़ी। असली युवराज और शाही लॉकेट को लेकर आपके पुत्र, जो कि इस गद्दार के आदमियों द्वारा घायल कर दिए गए थे, एक भारतीय पुलिस ऑफिसर के साथ कल यहाँ पहुँच रहे हैं। इतना कह शेरबाज ने अपने और दिलावर के बारे में महामंत्री तोजा को सब कुछ बता दिया। सच्चाई जानने के बाद, बहुत खूब शेरबाज, तुम जैसे धरती के लाल जब तक मौजूद है, जेकाल जैसे शैतानों के नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अभी इस गद्दार के साथी आज़ाद है महामंत्री जी। इस गुप्त रास्ते से उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। महामंत्री तब महामंत्री तोजा ने अपने सैनिकों को तुरंत हमला करने का आदेश दिया। शेरबाज का अंदाजा सही निकला। सैनिकों ने अचानक छापा मारकर सकाल, ब्रांडो और जयकाल के बेटे जाम्बो को बिना किसी टकराव के चूहों की तरह दबोच लिया। इस तरह जाम्बोद्वीप के गद्दारों की
गद्दारों का पूरी तरह सफाया हो गया और युवराज के हाथ में देश की बागडोर सौंपकर महामंत्री तोजा ने महाराज को दिया हुआ वचन पूरा किया। समाप्त।